हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई डिज़र्व अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टर्बो अल्टरनेटर और हाइड्रो अल्टरनेटर में क्या अंतर है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के आधार पर और उनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उनके पोल्स के आधार पर क्यों हाइड्रो अल्टरनेटर एक सेलिएंट पोल मशीन है और क्यों टर्बो अल्टरनेटर एक सिलेंड्रिकल रोटर वाली मशीन है। तो ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि थ्री फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों होती है और डीसी फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे क्यों रखा जाता है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कि थ्री फेज़ की वाइंडिंग स्टेटर पे है। यहाँ भी आप देख सकते हैं थ्री फेज़ की वाइंडिंग स्टेटर पे। और यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं क्या कि ये एक रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर, जो कि कनेक्टेड है एक एक्साइटर से। ये एक्साइटर है, ये एक ब्रशलेस अरेंजमेंट है जहाँ पर बिना कार्बन ब्रशेज और स्लिप रिंग के डायरेक्ट इस एक्साइटर से ही डीसी सप्लाई मिल जाती है इस सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर को। ऑब्वियसली ये सेम शाफ्ट पे कनेक्टेड है दोनों, तो जिस स्पीड से ये रोटर घूमेगा उसी स्पीड से ये एक्साइटर भी रोटेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा है कि थ्री फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग तो स्टेटर पर रखी जाती है और डीसी फील्ड वाइंडिंग रोटर पर रखी जाती है। इसे हमें कंपैरिजन से समझना पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि अगर डीसी फील्ड वाइंडिंग हमने रोटर पे रखी, ये तो एक्चुअल में जो प्रेजेंटली प्रैक्टिकली होता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई मान लो कि हम थ्री फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर रखें। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं डायग्राम से। ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग का सर्किट है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और इसको अपन एक डीसी सप्लाई वीएस दे रहे हैं। यहाँ अपन ने ये डायग्राम बना रखा है। इसको मान लीजिए आप एक रोटर है ये। इस रोटर की शाफ्ट पर स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं जिन पर ये ब्रशेज हो गए। तो ये तो क्या हो गए, ब्रशेज। ये हो गई क्या, स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये हमारा रोटर। ये केस है कौन सा, जिसमें डीसी फील्ड वाइंडिंग रोटर पर है। ठीक है, दूसरे केस में ये हमारी थ्री फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग है और मान लीजिए कि रोटर पर हमने थ्री फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग रखी, यानी कि ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है थ्री फेज़ एसी ईएमएफ वो रोटर पे जनरेट हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है क्या कि अगर तीन फेज़ जनरेट हो रहे हैं तो तीन फेज़ के और एक न्यूट्रल की हमें टोटल चार स्लिप रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली दिक्कत तो यहाँ कि अगर डीसी हम यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्लिप रिंग्स एंड नंबर ऑफ़ ब्रशेस कितनी चाहिए, दो। और अगर हम एसी रोटर पर रखते हैं तो नंबर ऑफ़ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस का सेट कितने, चार चाहिए। ठीक है ना, तो पहली डिसएडवांटेज तो ये। ठीक है, दूसरी बात, स्लिप रिंग में करंट जो फ्लो होएगा डीसी के केस में वो फ्यू एम्पियर्स में फ्लो होता है, जबकि यहाँ पर जो करंट फ्लो होएगा आर्मेचर्स में इन किलो एम्पियर्स। क्योंकि आपको याद होगा जो हमारे प्रैक्टिकली जनरेटर्स लगे हुए हैं, अल्टरनेटर्स लगे हुए हैं, वो मेगा वोल्ट्स में हैं। यानी उनकी रेटिंग एमवीए मेगा वोल्ट एम्पियर में जा रही है, यानी किलो वोल्ट्स और किलो एम्पियर्स में। तो वोल्टेज इंसुलेशन लेवल जो यहाँ पर देना है वो कितना देना है, फ्यू वोल्ट्स। और वो भी कौन सा, डीसी का। यहाँ जो हमें देना है वोल्टेज इंसुलेशन वो कौन सा है, किलो वोल्ट्स में, और वो भी एसी का। तो आप देखिए कि यहाँ जो इंसुलेशन लेवल चाहिए ये तो हो गई क्या हमारी स्लिप रिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया ब्रश। ये हो गई हमारी शाफ्ट। और क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कि स्लिप रिंग एक कंडक्टिव मटेरियल है और शाफ्ट भी एक कंडक्टिव मटेरियल है। शाफ्ट कास्ट आयरन की होगी और ये स्लिप रिंग जो है कॉपर की होगी। तो इन दोनों के बीच में हमें इंसुलेशन देना पड़ेगा, क्योंकि स्लिप रिंग में कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इंसुलेशन है। ठीक है, अगर डीसी मशीन में बात करी जाए तो इंसुलेशन लेवल कितना देना है अपन को, फ्यू वोल्ट्स में। और अगर इधर एसी मशीन्स की बात करी जाए तो इंसुलेशन लेवल कितना देना है, इन केवीज। तो कौन सा ज़्यादा आसान है, वोल्टेज इंसुलेशन लेवल देना फ्यू वोल्टेजेस में इंसुलेशन देना आसान है एज़ कम्पेयर टू किलो वोल्ट्स। इसी तरह से अगर फ्यू एम्पियर्स कैरी करना है स्लिप रिंग को, तो स्लिप रिंग छोटी पतली
और कम कॉस्ट की भी बन सकती है, कॉपर के मटेरियल की कॉस्ट भी बचेगी। अगर स्लिप रिंग को किलो एम्पियर्स बियर करना है, किलो एम्पियर्स का करंट झेलना है, तो स्लिप रिंग मोटी बनेगी, कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो लॉसेस की बात करते हैं हम। जो रोटर वाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर करंट भी कम है, आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे वो भी यहाँ पर कम होंगे। क्यों? क्योंकि करंट कम है, फ्यू एम्पियर्स। तो यानी जो हमारा आर्मेचर बनेगा वो छोटा, लाइट वेट और लो कॉस्ट का बन सकता है, क्योंकि रोटर वाइंडिंग में डीसी अगर हम रखते हैं, डीसी फील्ड, तो डीसी फील्ड बनाने के लिए करंट चाहिए कम, तो उसकी वजह से लॉस भी होगा कम। ठीक है, ठीक इसके उल्टे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं रोटर पर, तो क्योंकि करंट ज़्यादा है तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस। यहाँ लॉसेस कम है तो कूलिंग जो रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल कूलिंग रिक्वायर्ड, अगर हम डीसी फील्ड को रोटर पर रखते हैं। जबकि अगर हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं तो लॉसेस ज़्यादा हैं, तो हमें कूलिंग भी हैवी कूलिंग रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल लिक्विड हाइड्रोजन कूलिंग, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। तो लिक्विड हाइड्रोजन कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए हमें रोटर में डक्ट्स बनानी पड़ेगी और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि घूमते हुए रोटर को हम कूल कर सकें। और वो भी कैसे कि उसकी डक्ट्स में हम लिक्विड हाइड्रोजन या कोई कूलेंट हम फ्लो करा सकें। तो आप सोचिए कि जब घूमती हुई चीज़ या रोटेटिंग चीज़ में करंट फ्लो कराने के लिए अरेंजमेंट करना टिपिकल होता है। फॉर एग्जांपल स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट। घूमती हुई चीज़ में या रोटेटिंग रोटर में करंट को इंजेक्ट कराना या करंट आउटपुट लेना जब इतना डिफ़िकल्ट है, तो उसमें कूलेंट डालना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को कभी रोटर पर नहीं रखा जाता है। और एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि अगर रोटर पर हम आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग्स क्या हैं? आर्मेचर वाइंडिंग्स आर बल्कि एंड हैवी। क्या मतलब है इसका? बल्कि मतलब थोड़ी भारी होती है, हैवी मतलब भारी, और बल्कि मतलब थोड़ी आकार में बड़ी होती है आर्मेचर वाइंडिंग्स। अगर हम उसे रोटर पर रखेंगे तो जैसे ही रोटर घूमेगा, क्योंकि आपको पता है टर्बो अल्टरनेटर फॉर एग्जांपल घूमता कितने स्पीड पे? 3000 आरपीएम। अब 3000 आरपीएम पे घूमती हुई चीज़ पर अगर आप कोई भारी भरकम चीज़ बिठाना चाहेंगे या लगाना चाहेंगे, फिक्स करना चाहेंगे, तो जैसे ही वो अपनी हाईएस्ट स्पीड को अचीव करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना लगेगा कि वो चीज़ें रोटर से छूट कर दूर भगना चाहेंगी और टूट जाएंगी, डैमेज कर देंगी इसको, रोटर को। जबकि यहाँ पर जो डीसी फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्मॉल और लाइट वेट होती है एज़ कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के कंपैरिजन में डीसी फील्ड वाइंडिंग बहुत ही हल्की और छोटी होती हैं, तो उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इतना असर नहीं पड़ेगा और हम उन्हें ज़्यादा टाइट भी कर सकते हैं, रोटर भी छोटा बनेगा। तो इन कारणों की वजह से हम डीसी फील्ड वाइंडिंग को ही प्रेफर करते हैं कि रोटर पे रहे, और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रहे? स्टेटर पे, ताकि हमें जो ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में बना है उसको निकालने में भी आसानी रहे, और रोटर भी छोटा, स्मॉल, कॉम्पैक्ट, कम करंट वाला, कम वोल्टेज इंसुलेशन वाला, कम लॉसेज वाला और कम कूलिंग रिक्वायरमेंट वाला बन सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और भी वीडियोस लेक्चर देखने के लिए, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें आपके गेट एग्ज़ाम के लिए या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए या अदर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, एसएससी जेईएन की तैयारी कर सकते हैं।